एपिसोड 164। एके और किया का लैब जाना। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किया ने एके की बात मानकर डॉक्टर केआर से उसके लिए बात करने को कहती है और बदले में वो उसके लैब में रिसर्च करने की परमिशन लेती है। एके ये जानकर बहुत खुश होता है कि वह डॉक्टर केआर से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। एके अभी किया से बात कर रहा था, तभी रेहान का कॉल आ जाता है और एक एक्सक्यूज कर रेहान का कॉल रिसीव करने बाहर चला जाता है। अब आगे। एके जैसे ही रेहान की कॉल रिसीव करता है, दूसरी तरफ से रेहान बहुत ही नाराज था। वह बहुत ही गुस्से में एके से बताता है कि उसे उसकी एंजल के लोगों का पता चल गया है, परंतु वह सब यहाँ के प्रिंस के यहाँ स्टे कर रहे हैं, जिससे उन्हें मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि जब तक उनके बॉस उन्हें मिलने की परमिशन नहीं देंगे तब तक उनके आदमी किसी से नहीं मिलेंगे, और वो लोग उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके खास मेहमान हैं। रेहान की बातों को सुनकर एके कहता है कि तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम अपनी एंजल से बात कर लो, उसे पता नहीं होगा कि तुम आए हो, उसे पता चलेगा तो वह जरूर परमिशन दे देगी। रेहान बताता है कि प्रॉब्लम तो यही है, उसकी एंजल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो उसे बात नहीं कर पा रहा है, और इन लोगों के मुताबिक वह अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर है। अब मुझे पता कैसे चले कि वो कहाँ है, क्योंकि उसका फोन भी स्विच ऑफ है। शायद वह अपना फोन नहीं लेकर गई है या फिर वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे बस उनके लोगों से बात करने दे, पर वह लोग इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय भी दिया, पर उन्होंने कहा वह मेरा सम्मान करते हैं और वह मेरी हर तरह से हेल्प करेंगे, पर वह उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। रेहान की बातों को सुनकर एके सोच में पड़ जाता है कि आखिर में इसकी एंजल है कौन, जो इतनी बड़ी हस्ती है कि उसे डिस्टर्ब करने को यहाँ के प्रिंस तक की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे भी वह रेहान को अच्छे से जानता है, वो किसी आम लड़की से तो इस तरह प्यार नहीं कर सकता, जरूर वो बहुत ही खास होगी। अब तो एके को भी रेहान की एंजल को देखने का मन करने लगता है। एके रेहान को कहता है कि वो वहाँ किसी भी तरह का बखेड़ा न खड़ा करे, क्योंकि यहाँ का प्रिंस कोई आम इंसान नहीं है, उससे पंगा लेकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वह मुझे अच्छे से जानता है। तुम सब आज वापस आ जाओ, हम सब कल मिलकर उनके पैलेस जाएंगे और उनसे बात करेंगे, वह जरूर कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास और दूसरा कोई तरीका नहीं है उन लोगों से मिलने का, इसलिए बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे शांति से चले आओ। क्योंकि एके को अच्छे से पता था कि रेहान हाई टेम्पर वाला शख्स है, वो गुस्से में जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, इसलिए वो उसे शांति से समझाना चाहता था, और अभी उसे किया को भी लैब छोड़ने जाना था, इस वजह से वह अभी वहां नहीं जा सकता था, तो उसने कल के लिए बात करना सही समझा। रेहान एके की बात सुनकर थोड़ा नाराज तो होता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वही मयंक भी रेहान को बिग ब्रो की बात मानने को कहता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था जितना शांति से काम हो जाए उतना ही सही रहेगा, वरना उनके आने के बारे में यहाँ सबको पता चल जाएगा तो उनके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और हो सकता है इससे उसकी प्यारी प्रिंसेस को भी प्रॉब्लम हो जाए। वह इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। मयंक रेहान को किया के लिए समझता है कि उसके कुछ भी करने से किया को आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मयंक की बात अब रेहान को अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए रेहान भी शांति से वहां से निकल जाता है। मयंक और रेहान दोनों गार्ड के साथ वापस विला के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एके किया से पूछता है कि उसकी सब तैयारी हो गई हो तो वह लोग लैब के लिए निकल सकते हैं। वैसे भी किया को कुछ खास तो करना नहीं था, वह जल्दी से अपने सारे सामान लेती है और एके के साथ लैब के लिए निकल जाती है।
वो लोग अपने चॉपर से निकलते हैं। इस वक्त किया के साथ शंकर भी था। वह अब पहले से काफी ठीक हो चुका था और आगे उसके साथ किया थी, जो उसके ट्रीटमेंट का ध्यान अच्छे से रख लेगी। वह किया को अकेले वहां नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वह भी उसके साथ जा रहा था। वही एक ने किया कि सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड का अरेंज कर दिया था, जिससे वहां किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वह नहीं चाहता था कि उसकी लिटिल गर्ल को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। आखिर में वह उसके लिए एक लकी चार्म थी, जो उसे उसके लाइफ सेवियर से मिलाने वाली थी। लगभग आधे घंटे में ही वह लोग अपने लैब पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं और सब रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। किया देखती है कि एके का लैब बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वहां जगह की कोई कमी नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इससे पड़ता है कि अंदर उसके पास कितने अच्छे सिस्टम हैं, उसके पास लैब के लिए उपयुक्त सारे स्मार्ट रिक्वायरमेंट है कि नहीं। उसे बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हो रही थी अंदर जाने की, पर वह अभी बहुत शांत दिख रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर कैसी हलचल मची हुई है। शायद उसका चेहरा पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। एके भी बहुत ध्यान से किया को देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस चीज के लिए ये लड़की इतनी बेचैन थी उसके सामने खड़ी है। फिर भी उसे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई खुशी महसूस हो रही है। फिर उसकी फीलिंग कैसी है? ना तो वह उसकी आंखों में देखकर कुछ जान पा रहा था, ना ही उसके फेस पर ऐसा कुछ भी रिवील हो रहा था। वाकई में उसके सामने खड़ी है छोटी सी लड़की, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। शायद इसीलिए वह इतनी ज्यादा कामयाब है और इस पोजीशन पर है। अगर हर कोई उसे जान लेगा तो एक आम इंसान और उसमें फर्क ही क्या होगा। ये सोचकर एके के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या मुस्कुराहट किया के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट थी? उसके मन में और कुछ नहीं था। वो उसे प्यारी लड़की को इतने पास से देख रहा था। शायद यह मौका उसे दोबारा अब मिलेगा कि नहीं। जितना भी देखता उसका मन नहीं भर रहा था। वो उसे इस तरह पूरी जिंदगी देख सकता था। उसके चेहरे पर बहुत ही सुकून था, जिसे देखकर कोई खुद भी सुकून महसूस करने लगे। कुछ तो था उसमें जो एके खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। किया उसे बहुत देर से नोटिस कर रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह बोलती है, क्या हम यहीं से लौटने वाले हैं? किया की आवाज को सुनकर एके अपनी होश में वापस आता है और उसे एहसास होता है कि वह कब से किया को यहाँ खड़ा किए हुए हैं। वह अपनी नजरें चुराते हुए कहता है कि सॉरी, वह मेरा ध्यान कहीं और था। चलो हम अंदर चलते हैं। अब जाकर किया को थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वह इतनी देर तक एके की नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी जगह पर कोई और होता तो अब तक किया उसकी आंखें नोच लेती, पर अभी वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। और शायद ये भी था कि उसे एक से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आती थी। वह उसे अपना सा लगता था। इसी वजह से किया उससे बहुत ही रिलैक्स होकर बात करती है। अब वो दोनों अंदर की ओर चल देते हैं। वो काफी बड़ा लैब था, इस वजह से उन्हें मैनन हाल तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब जाकर किया पूरी तरह से अंदर आ चुकी थी। वो वहां पर लगे सारी मशीनों को देख रही थी। लैब काफी बड़ा था, एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें चारों तरफ बस मशीन ही मशीन लगी हुई थी और रिसर्च के सारे एक से बढ़कर एक सामान रखे हुए थे। बहुत से साइंटिस्ट वहां पर इस समय रिसर्च कर रहे थे। उसमें से कुछ इंडियन भी थे और कुछ विदेशी थे। किया इनमें से कुछ लोगों को अच्छे से जानती थी। वो काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। शायद वह लोग पहले एक साथ रिसर्च भी कर चुके हैं, पर किया का फेस किसी ने नहीं देखा था। इस वजह से उसे कोई नहीं पहचानता था। आखिर में किया ने भी विदेश में रहकर सारा रिसर्च किया था, तो वह उन लोगों को कैसे न पहचानती। किया वाकई में उसे जगह को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी।
वो मन ही मन एके की तारीफ करती है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि एके भी इस एरिया से जुड़ा हुआ है, वरना उसे इतनी खास चीजों के बारे में पता नहीं चलता। एके एक एक करके सभी चीज किया को दिखाता जा रहा था। अभी तक उसने वहां के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, वह सब अपना काम कर रहे थे। वह उसे धीरे धीरे करके पूरे लैब को घुमाता है। ऐसे और कई रूम थे जहां पर इस तरह के बहुत से सामान रखे हुए थे, बहुत सी मशीन थी और एक हाल ऐसा था जहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां रखी हुई थी। यह जड़ी बूटियां बहुत ही रेयर थी, उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसकी खुशबू से ही बता सकती थी कि वो कितनी अनमोल थी। काश उसे ये सब कुछ मिल जाता तो वह बहुत से लोगों के लिए ऐसी दवाइयां को इवेंट कर लेती जिससे बहुत से रोग जड़ से ही खत्म हो जाते। ये सब देखकर किया के मन में लालच आ रहा था। कितना अनमोल खजाना यहाँ भरा हुआ है, पर इसे पूरी तरह से सक्सेस करने वाला कोई नहीं है। किया के मन में तो अब लग रहा था कि वह क्यों ना एके को ठीक करने की कीमत के बदले में ये लैब ही उससे मांग ले। पर यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? किया मन ही मन सब कुछ सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ एके उसे सब कुछ दिखाए जा रहा था। लास्ट में एके किया से पूछता है क्या यह उसके लिए ठीक है, क्या वह यहाँ इन मशीनों के साथ अपना रिसर्च कर सकती है, क्या यहाँ उसके आवश्यकता की सभी चीज मौजूद हैं? अगर नहीं है तो वह उसे बता दे, वह उसे तुरंत ही मंगा देगा। उसके इस तरह के डिजास्टर को देखकर किया को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे बहुत ही आराम से कहती है कि बस इतना उसके लिए काफी है, वो इतने में अपना काम कर लेगी। अब उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इससे कम चीजों में भी अपना काम कर सकती थी। लेकिन जब यहाँ इतना मौजूद है तो उसे और भी अच्छा काम कर सकती है। वो एके को इसके लिए धन्यवाद करती है। कुछ ही देर में एके किया को लेकर वापस हाल में आता है और अब वह सबका अटेंशन अपनी तरफ करता है। सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर और वहां पर मौजूद बहुत से डॉक्टर एके को ग्रेट करते हैं। एके उन सभी को किया से मिलवाता है। किया उन सभी को पूरे सम्मान के साथ ग्रीट करती है। वह लोग भी उसे सम्मान देते हैं। तब एके बताता है कि वह उनके साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी और उसे कुछ रिसर्च करना है, सो वह सब इस काम में इसकी पूरी हेल्प करेंगे। एके की बात को सुनकर सारे लोग किया की तरफ इस तरह से देखते हैं कि मानो वह लोग कुछ अजीब देख रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये छोटी सी लड़की अभी अपना ग्रेजुएट भी पूरा की है कि रिसर्च करने यहाँ इस जंगल में पहुँच आई है, और यहाँ इसे किस तरह का रिसर्च करना है? क्या इसे रिसर्च का मतलब भी पता है? सब लोग अभी किया को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, पर उनके अंदर एके के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, सो वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर एके का खौफ भरा हुआ था। एके देखने में जितना ही खूबसूरत और शांत था, वह उतना ही खतरनाक भी था। ये बात वह लोग अच्छे से जानते थे। एके उन्हें यहाँ उनकी मुंहबोली कीमत पर लाया था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें एके की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना था, वरना उनके अंजाम क्या होगा वह खुद नहीं जानते। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये लोग किया के साथ कोऑपरेट करेंगे या फिर वह लोग भी दूसरों की तरह ही किया के साथ अनजाने में ही सही बुरा व्यवहार कर बैठेंगे? तो चलिए आगे जाने के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 165, किया का टास्क। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया एके के साथ लैब में पहुंच जाती है और एके उसे अपने साइंटिस्टों से मिलाता है। अब आगे एके किया को वहां छोड़कर अपने विला के लिए चला आता है, क्योंकि इस वक्त रेहान और मयंक को उसकी जरूरत थी, सो तुरंत ही अपने विला के लिए निकल जाता है। इधर मयंक और रेहान जैसे ही विला पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बिग ब्रो यहाँ नहीं है। ये सुनकर रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
आखिर में ऐसा क्या काम है जो उसके काम से भी बड़ा है, वह इतना दूर उसके पास आया है। और वह है कि 1 मिनट के लिए भी उसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। रेहान बहुत ही गुस्से में मयंक से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बिग ब्रो कुछ बदल गए हैं। हम जब से यहाँ आए हैं देख रहे हैं कि वो हमसे दूर दूर ही बने हुए हैं, और आखिर में ऐसा क्या जरूरी काम है जो वो हमें नहीं बता रहे हैं और ना ही हमारे साथ चल रहे हैं। मयंक रेहान की बातों से एग्री होते हुए कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। बिग ब्रो पहले ऐसे नहीं थे, वह सबसे पहले हमारा काम करते थे, उसके बाद ही वह कुछ करते थे। पर इस बार वह कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कभी मयंक का दिमाग टनकता है और वह कहता है कि कहीं बिग ब्रो को प्यार तो नहीं हो गया। उसकी बात को सुनकर रेहान मयंक की तरफ बड़ी अजीब नज़र से देखा है। अगर उसे प्यार हो गया है तो इसमें इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी। तुमने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए, रेहान मयंक को डांटे हुए कहता है। क्योंकि मयंक बहुत जोर से चिल्लाकर यह बात कही थी, मयंक तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और कहता है वह सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये बात तो मुझे बहुत धीरे से बोलनी चाहिए थी, कहीं सबने सुन तो नहीं लिया। अब तो रेहान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्या सच में यह पागल हो गया है। वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर साइड में सोफे पर बैठ जाता है। तभी कुछ सर्वेंट जाकर उनके लिए कुछ खाने को लाते हैं। फिलहाल इस समय रेहान को तो कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो उसने खाना ही ठीक समझा, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह तो अक्षत के आने के बाद ही होगा। 1 घंटे बीत गए थे, तभी कुछ ही देर में अक्षत भी वहां पहुंच जाता है। अक्षत को देखकर मयंक की तो जान में जान आती है। वह तुरंत ही अक्षत के पास दौड़कर जाता है और कहता है कि अरे बिग ब्रो, आप कहाँ चले गए थे। देखो ना, आपके ना आने पर या रेहान किस तरह से पागल हुआ जा रहा है। प्लीज उसे समझो वरना वह कुछ कर ना दे। अक्षत रेहान की तरफ ध्यान से देखा है। सच में रेहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। अच्छा, चुपचाप जाकर रेहान के सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, शांति से बताओ। इस तरह जल्दीबाजी करने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम सब मिलकर शांति से इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। रेहान अक्षत को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देता है। अक्षत मौके की नजाकत को देखते हुए कहता है कि ठीक है, हम कल सुबह ही प्रिंस के पैलेस चलेंगे और वहां पर उनसे बात करेंगे। मुझे यकीन है कि प्रिंस हमारी बातों को मना नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम लोग शांति से आराम करो, हम सब सुबह मिलते हैं। इतना कहकर अक्षत तो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी मयंक अक्षत को रोकते हुए कहता है, बिग ब्रो, कोई बात है क्या? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अक्षत तो मयंक की तरफ देखा है और झूठी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज थोड़ा ज्यादा काम था, इस वजह से मैं थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। बस थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम सब जाकर आराम करो। मयंक इसके आगे कुछ नहीं कहता, वह चुप हो जाता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि कोई तो बात है जो उसका बिग ब्रो उसे छुपा रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में क्या बात है। भाई इतना परेशान क्यों है? इधर अक्षत तक अपने रूम में आता है तो सच में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन अजीब सा हो रहा था। उसका तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। वह चुपचाप जाकर अपने कपड़े लेता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आता है और सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही आंखें बंद करता है, सुबह से हुई सारे नजरें उसके सामने घूमने लगते हैं। वह आंखें बंद किए हुए ही सब कुछ देख और महसूस कर रहा था।
उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कब इसी तरह उसकी नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन सुबह रेहान जल्दी उठ जाता है। उसे बहुत जल्दी थी अपने एंजल के बारे में जानने की, सो वह जल्दी जल्दी अपना काम करके तैयार होकर बाहर लॉन में आकर बैठ जाता है। उसे पता था कि मयंक देर लगाएगा, इसलिए वह मयंक को तुरंत कॉल करके नीचे आने को कहता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो पता नहीं कितनी देर और लगाएगा। मयंक जैसे ही रेहान से बात करता है तो उसे याद आता है कि उसे तो अपनी प्रिंसेस को ढूंढने जाना है, तो वह भी बिना देर किए जल्दी से तैयार होकर आ जाता है। अब बस इंतजार हो रहा था तो अक्षत का। दूसरी तरफ किया लैब में सुबह जल्दी ही उठकर आ जाती है, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे देर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने एक भी मिनट को व्यर्थ नहीं करती थी। जैसे ही उन सीनियर साइंटिस्टों ने उसे देखा तो उनका तो मुंह ही बन गया। ये लड़की इतनी सुबह कैसे उठ गई, हो सकता है जगह बदलने से इसे नींद ही ना आई हो। ये सोचकर वह फिर से अपना काम करने लगे। किया भी जाकर एक जगह जहां सबसे बेस्ट मशीन रखी हुई थी खड़ी हो जाती है और वहां पर खड़े सीनियर साइंटिस्ट से कहती है कि प्लीज क्या आप मुझे यहाँ काम करने देंगे। मेरी बात को सुनकर वह सीनियर, जो कि यहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, जिनके हाथों में यहाँ की पूरी अथॉरिटी थी, वो किया को इस तरह से देख रहे थे कि मानो किसी पागल को देख रहे हो। इस लड़की के कहने का क्या मतलब है? क्या यह लड़की कभी ऐसी चीजों को देखा भी है? ये जानती भी है कि यह क्या है? ये छोटी सी बच्ची जिसका अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ होगा, वह मेरी जगह पर काम करना चाहती है। मुझे करते हुए पूरी उम्र बीत गई है और यह छोटी बच्ची चाहती है कि इस सबसे स्मार्ट मशीन को मैं इसे काम करने को दूं। वह थोड़ा गुस्से के साथ किया को देखते हैं और कहते हैं कि ये छोटी लड़की, क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है? किया उनकी बातों को सुनकर शांति से उनकी तरफ देखने लगती है। उसे इससे यही उम्मीद थी, सो वह बताती है कि उसका ग्रेजुएशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वैसे तो किया ने अपना ग्रेजुएट 3 साल पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन इस समय जहां वह पढ़ रही है उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, सो वह झूठ भी नहीं बोल रही है। उसकी बातों को सुनकर वह सीनियर रूडली बोलता है, अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर रिसर्च करने आई हो। क्या तुम्हें रिसर्च का मतलब भी पता है? रिसर्च करना किसे कहते हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वहाँ पर खड़े सारे रिसर्च की तरफ उंगली को दिखाते हुए वह सीनियर बोलता है कि देखो इन लोगों को, ये काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने कई सालों तक रिसर्च किया है। इन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकती हो कि यह कितने सीनियर होंगे, और यह अभी यहाँ पिछले 5 सालों से रिसर्च ही कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे दवाइयाँ का इवेंट किया है जो मार्केट में इस समय बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिक रही है, जिसके उसे से लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। और इन्हें देखिए, एक बड़े सीनियर की तरफ इशारा करते हुए दिखता है, ये डॉक्टर चड्ढा है। यह इंडिया से हैं। क्या वहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इसे एक बार मिलने के लिए भी लोगों को महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसे कोई आम इंसान नहीं मिल सकता है। ये तो हम डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, पर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम आज यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बिना किसी अफोर्ड के पहुँच गई हो। हमें नहीं पता है कि तुम किसी बड़े परिवार से हो, पर इतना जरूर पता है कि पैसों के घमंड से तुम इस फील्ड में काम नहीं कर सकती हो। यह फील्ड बहुत ही मेहनत भरा है। तुम जाकर क्यों नहीं डिजाइनर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेती हो? वह तुम जैसी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और तुम एक मॉडल की तरह भी तो दिखती हो, इसलिए ये तुम पर ज्यादा जचेगा। उस सीनियर की बातें बहुत ज्यादा कड़वी थी, पर किया को पता था कि यह साइंटिस्ट लोग अपने पैशन के प्रति पागल होते हैं
और यहाँ सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि वह अपने सामने इतनी छोटी लड़की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिर में वह बहुत बड़े थे। किया तो उनके सामने महज एक खेलने खाने वाली छोटी बच्ची ही नजर आ रही थी। किया को उनकी बातों का बुरा नहीं लगता क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। फिर भी किया उनसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहती है, सर मुझे बस कुछ घंटे का टाइम दीजिए। अगर इसके बाद आपको लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे एक मौका मिलना चाहिए। बिना मौका मिले इस तरह आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। किया की बातों को सुनकर सीनियर डॉक्टर और उनके साथ खड़े और लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें किया की बातें बिल्कुल फनी लगते हैं। क्या इस लड़की के कहने का यह मतलब है कि तुम इस खिलौने से अभी खेलना चाहती हो, पर छोटी बच्ची यह खिलौना खेलने के लिए नहीं है। तुम जाकर कहीं और खेलो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। किया सच में परेशान हो गई थी। वो इन लोगों को कैसे समझाएं कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उनके खिलौने से खेलने आई है, पर ये लोग तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे थे। लास्ट में किया जब उन्हें समझा कर थक जाती है तो अपने पास खड़े एक गार्ड को बहुत ही फुर्ती से अपनी ओर खींचती है। उसने ये काम इतनी तेजी से किया कि उसे गार्ड को भी समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या, और तुरंत ही अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालकर उसे पर इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही वो इंजेक्शन उसे गार्ड पर इंजेक्ट होता है, थोड़ी ही देर में उसे गार्ड के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाता है। फिर देखते ही देखते वह छोटे दाने धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं और अब उस गार्ड को दर्द भी होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा नहीं था कि वह बर्दाश्त ना कर सके, फिर भी अगर शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है तो दर्द तो होना लाजमी है। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से किया की ओर देखने लगते हैं। महज 30 सेकंड में ही इस लड़की ने उनकी आंखों के सामने ये सब कर दिया और अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब तक समझ में आता देर हो चुकी थी। उसे गार्ड के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। तब किया उन सब को कहती है, मैं आप सबको एक टास्क दे रही हूँ। इस गार्ड के शरीर में एक ऐसा पॉइजन डाला गया है, इसका एंटीडोट अगर आधे घंटे में इसे ना मिला तो इसके शरीर में इन फफोलों का आकार बढ़ता जाएगा और यह इतना बड़ा हो जाएगा कि यह खुद ही फूट जाएगा और इसका पूरा शरीर जख्मी हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में ही दर्द की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर तो बेचारे गार्ड की सांस ही अटक गई। वह कहाँ फंस गया, उसके बॉस ने उसे किसके पास फंसा दिया। देखने में ये खूबसूरत परी लगती है, पर ये तो जल्लाद से भी बड़ी निकली। मन ही मन गार्ड किया को कोसने लगता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पॉइजन तो उसके शरीर में जा चुका था। वह बस उम्मीद से किया की ओर देख रहा था कि वह इसका एंटीडोट उसे दे दे, वरना उसकी मौत जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या वह सीनियर किया की बातों को मानेगा? क्या इन लोगों को पता चल पाएगा कि किया ने इन्हें कौन सा पॉइजन दिया है? क्या ये लोग किया के टास्क को पूरा कर पाएंगे? जब ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो किया उनके साथ क्या करेगी और क्या वह गार्ड बच पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।